वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंगोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन कम्युनिटी हेल्थ। तो जैसे कि हमने बोला कि आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो बेसिकली जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इंट्रोडक्शन बेसिकली यही है कि जो पब्लिक हेल्थ है उससे क्या बोलते हैं, उसमें अगर किसी भी तरीके का डिजीज़ या कुछ डिजीज़ या इम्पैक्ट हो रहा है तो उसे रिड्यूस करना या किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, तो उसको हम लोग लेवल ऑफ प्रिवेंशन के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, दिस क्या बोलते हैं, दिस प्रिवेंटिव स्टेजेस, जो इसके अंदर स्टेजेस जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रीमोडियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज एंड क्या बोलते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो बेसिकली ये स्टेजेस हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। इसका एम यही होता है कि डिजीज को स्टॉप करे बिफोर वो स्टार्ट, मतलब कि उसके स्टार्ट होने से पहले ही उसको स्टॉप किया जाए और उसके अर्लियर क्या बोलते हैं जो भी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको उसके कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना या इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही है कि क्या बोलते हैं प्रिवेंट करना मेजर्स को और स्टॉप करना किसी भी तरीके का डिजीज के ऑकरेंस से पहले ही, और रिड्यूस करना इम्पैक्ट्स को। अब पहला स्टेजेस जो था इसका लेवल ऑफ प्रिवेंशन का वो है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो है ये 1978 में डिस्कवर्ड हुआ था प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज के तौर पे। ये कंसिस्ट करता है रिस्क फैक्टर रिडक्शन पे, मतलब किसी भी तरीके का जब डिजीज आती है तो वो पहले तो रिस्क होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए पूरे एंटायर पॉपुलेशन में ये फोकस करता है। ठीक है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में बेसिकली बस इतना ही है कि आप जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो एंटायर पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा आगे चल के, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके रिस्क फैक्टर को वहाँ ही स्टॉप करना। ठीक है, तो प्रीमोडियल prevention is the prevention of emergency of risk factor themselves before they ever in the population, मतलब पॉपुलेशन में आने से पहले ही उसको रोकना। ठीक है, उसके बाद प्रीमोडियल प्रिवेंशन इज द अर्लीस्ट प्रिवेंशन मोर्टालिटी, इट इज ऑब्टेन एट अ चिल्ड्रन टू डिक्रीज द रिस्क एक्सपोजर एज पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब किसी भी तरीके का रिस्क जो बेबी या बच्चों को क्या बोलते हैं हो सकती है उसके एक्सपोजर में आने से पहले ही उसको कम करने के लिए ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन बेसिकली रिस्क फैक्टर्स के ऊपर है कि जिसमें हम रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्या बोलते हैं एंटायर पॉपुलेशन में फैलने से पहले ही उसको रोका जाए। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का डिजीज होने से पहले हेल्थ को प्रमोट किया जाए और डिजीज के होने के लिए प्रिवेंट किया जाए। मतलब यह है प्राइमरी प्रिवेंशन रिफर्स टू द एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज टू प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी तरीके के डिजीज को होने से पहले ही उसको रोकना जिससे हमारा हेल्थ को प्रमोट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए किसी भी डिजीज के ऑकरेंस को। ठीक है, इसका मेनली जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसका जो फोकस है या पर्पस है वो यही है कि डिजीज को होने से रोकना। ठीक है, ये बेसिकली दो सब टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन मतलब एक एक्शन दिया गया था जिसमें क्या बोलते हैं इफेक्टिव इंटरवेंशन दिए जा रहे थे, जैसे कि तुम्हारा सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा था, एडिक्वेट बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया जा रहा था, इम्प्रूव किया जा रहा था सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल स्टेजेस को।
तो हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसमें हेल्थ प्रोमोटिव मेजर्स जो होती हैं ये इसको यूज़ किया जाता है कि प्रिवेंट किया जाए जितने भी क्रॉनिक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एक्शंस जो लिए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को डिजीज से, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है इसमें यही है कि इसमें जो डिजीज है वो ऑकर हो चुकी है, ठीक है, पर उसके क्लिनिकल सिम्टम्स और एक्शंस को, पैथोजेनिक एक्शन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्लाई किया जाता है। जैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एम्फसाइज अर्लियर डिजीज डिटेक्शन एंड इट्स टारगेट इज हेल्दी अपीयरिंग इंडिविजुअल विथ subclinical form of disease. This level of prevention refers to the action taken during the pathogenesis period of disease to control the progress of a disease and prevent the complication. This help in early recovery and prevent the spread of infection टू अदर इन द कम्युनिटी। तो बेसिकली जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसमें यही है कि किसी भी मतलब इसमें जो है ये डिजीज हो चुका है किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, बट उसको क्या बोलते हैं, वो जो इंडिविजुअल है जिसको डिजीज हो चुकी है उसके पैथोजेनिक पीरियड जो है डिजीज को उसको कंट्रोल करना, मतलब डिजीज ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर दे या कॉम्प्लिकेट ना कर दे, तो उसको कम करने के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। ये जनरली किस लिए किया जाता है, अर्लियर रिकवरी के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, जो स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन जो फैल रही है कम्युनिटी में उसे रोकने के लिए। उसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन। इट इज डिफाइंड एज ऑल द मेजर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज एंड प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू द कंडीशन। मतलब इसमें बेसिकली ये है कि ऐसे मेजर्स अवेलेबल हैं, ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे जिससे हम क्या करें, जितने भी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़ हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और पेशेंट को प्रमोट करेंगे कि वो अपने कंडीशन के साथ एडजस्ट करे, ठीक है। दिस रिफर्स टू एक्शन इन द लेट पैथोजेनेसिस पीरियड टू रिड्यूस और लिमिट द डिसेबिलिटी। बेसिकली ये जो है ये लेट मतलब बहुत आगे जब डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो उसके टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है कि वो डिसेबिलिटीज़ और जो भी लिमिटेशन आ गई है उसको कम करने की कोशिश किया जाए, ठीक है, एंड हेल्प द पर्सन टू एडजस्ट टू इट्स परमानेंट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। और जो भी इंडिविजुअल के साथ जो डिसेबिलिटीज़ हुई है या इम्पेयरमेंट हुआ है तो उनको हेल्प करते हैं इसके साथ कि वो परमानेंट अपना जो भी मतलब परमानेंट जो डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं उसके साथ वो एडजस्ट कर पाए, ठीक है। This is basically is a rehabilitation of a person physically, mentally, socially and vocational। Basically जो ये क्या बोलते हैं टर्शरी प्रिवेंशन है, इसमें जो कहा जाता है कि ये एक रिहैबिलिटेशन प्रिवेंशन है, मतलब रिहैब प्रिवेंशन है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली, वोकेशनली किसी भी तरीके से अगर वो क्या बोलते हैं डिसेबल है तो उसको रिहैब में भेजा जाता है कि वो उस चीज़ से रिकवर कर पाए, ठीक है। द रोल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स इज टू प्रोवाइड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस टू द पीपल रिक्वायरिंग हेल्प एंड असिस्टेंस। तो इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके बेसिकली रोल यही होता है कि वो जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले पेशेंट हैं जो या जो इंसान इस कंडीशन के साथ सफ़र कर रहा है उसको उसके रिगार्डिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग डेली बेसिस पे या वीकली, मंथली पे, उसके बाद क्या बोलते हैं गाइडेंस देना उनकी फैमिली को, उनको कि कैसे इस चीज़ से वो रिकवर होंगे, उनको हेल्प करना, तो ये होता है। उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन जो बेसिकली मैंने पीछे बताया था कि ये एक क्या बोलते हैं व्हेन अ डिफेक्ट और डिसेबिलिटीज हैज़ ऑलरेडी ऑकर, मतलब किसी भी तरीके का डिफेक्ट या डिसेबिलिटी, चोट लग गया या ऐसा चोट जिससे इंसान रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, तो
जो कि ऑलरेडी टर्सरी प्रिवेंशन में ऑकर हो चुका है, ठीक है। कैन बीइंग इंस्टीट्यूट टू द रिस्टोर एज मच एज पॉसिबल फंक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि ये टर्शरी प्रिवेंशन में किसी भी तरीके का अगर डिसेबिलिटीज पेशेंट को थी, ठीक है, और वो उससे रिकवर नहीं हो पाया है, तो वो यहाँ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज लेने के लिए आएगा और वो अपने कंडीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा एज मच एज जिससे उसका फंक्शन क्या बोलते हैं ठीक हो जाए, तो वो ठीक कराने के लिए आएगा। इसमें मेडिकल रिहैबिलिटेशन जो होती हैं, दिस इज डन थ्रू द मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द एनाटॉमिकल फंक्शन, ठीक है। तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन जो होती हैं, इसमें ये होता है कि हम मेडिकली कोई सर्जिकल प्रोसीजर करके रिस्टोर करते हैं इंडिविजुअल को, मतलब जो उसका एनाटॉमिकल फंक्शन है उस पर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं और उससे हम उसको रिहैब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसका बाद वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो होती हैं, ये स्टेप होता है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं किसी भी तरीके का ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन देते हैं किसी पर्सन को कि वो अपने लाइफ में अच्छे से उससे मूव ऑन कर पाए, ठीक है। सोशल रिहैबिलिटेशन जो होती हैं, दिस इन्वॉल्व अ स्टेप ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, मतलब इसमें यही है कि हम इस तरीके का रिहैबिलिटेशन सर्विसेज देंगे इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को, जिससे वो अपने सिचुएशंस के साथ रीस्टोर कर पाए और अपनी फैमिली और सोशल या फिर जो भी सोशल रिलेशनशिप के साथ वो अच्छे से मूव कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। तो इसमें इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो होता है, ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम रिस्टोर करते हैं कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का उसका पर्सनल कॉन्फिडेंस जो ख़त्म हो चुकी है उसके डिजीज़ के कंडीशन के वजह से, या पर्सनल डिग्निटी ख़राब हो चुकी है, तो उसको हम बिल्डअप करते हैं। थैंक यू, आज की टॉपिक यहाँ तक।